ऑफ वाटर। आप लोग तो जान रहे हैं ना एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामेलस का मतलब क्या हो गया, जो अपना नॉर्मल बिहेवियर या फिर नॉर्मल ट्रेंड से हट के कुछ शो करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हम लोग को पता है कि हीट करने पे कोई भी चीज एक्सपैंड करता है। अगर कोई चीज को हम लोग हीट कर रहे हैं और फ्री है, फ्री टू एक्सपैंड है, अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हीट करेंगे तो लेंथ में, अगर मान लो एक रॉड है उसको हीट करेंगे तो उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया है कोई फ्लैट सरफेस, उसको हीट करेंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा। उसी तरह वॉल्यूम भी क्या होता है, हीट करने से बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, पढ़े थे ना हम लोग अभी 3 तरीके के एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोई बता पाएगा अल्फा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ तो तुम। वेरी गुड, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह हम लोग बीटा को भी डिफाइन कर सकते हैं। बीटा क्या होगा, डेल्टा ए बाई, वेरी गुड, उसी तरह गामा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने में वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है। तो वाटर में क्या होता है कि जब हम लोग वाटर का, जब हम लोग ग्राफ देखते हैं विथ टेम्परेचर, वाटर का जब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, तो देखें कि मान लो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर ये बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या करता है, घटता है। कौन बोल रहा है घटता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, यहां से देख रहे हैं 4 डिग्री से लेकर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर बढ़ रहा है ना। मान लो यहां पे कहीं पे ये 3 डिग्री पे पहुंच गया। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि अगर टेम्परेचर को घटाएं, अगर टेम्परेचर को घटाएं तो वॉल्यूम घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि 4 डिग्री के जैसे ही नीचे आते हैं तो नॉर्मली वॉल्यूम को घटना चाहिए, लेकिन वाटर क्या करता है, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है। वाटर अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है, तो हम ये दिखा दे रहे हैं, ये इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसी बिहेवियर ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और हम बताए भी थे कि एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहीं कहीं यूजफुल भी है और कहीं कहीं इसका डिसएडवांटेज भी है ना। हम डिसएडवांटेज में क्या बोले थे कि मान लो विंटर में जो क्रॉप्स होते हैं, अब क्रॉप में क्या है, जाइलम से जो वाटर जा रहा है, तो जाइलम का तो एक फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसका शेप तो फिक्स्ड है। अब मान लो 4 डिग्री, ठंड के दिन में 4 डिग्री से कम हो गया उसका टेम्परेचर, तो पाइप का वॉल्यूम तो फिक्स है। टेम्परेचर जैसे ही 4 डिग्री से कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, पाइप का वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, पाइप रैप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, जिसके कारण क्रॉप क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा क्रॉप। फिर हम बताते हैं ये यूजफुल है एक्वाटिक लाइफ के लिए, है ना। एक्वाटिक लाइफ में ये क्या है, यूजफुल है। तो एक्वाटिक लाइफ वाला एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एक्वाटिक लाइफ में क्या होता है कि मान लो हम एक, ये मान लो, अरे यार क्या बना रहे हैं, पोंड ले लेते एक, ठीक है। अब देख, इसे मान लो ये वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ मछली, मछली कैसे बनाते हैं यार, बढ़िया लग रहा है, एक मछली है इसमें, ठीक है। देखो क्या होगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा, तो जो एटमॉस्फेयर के से जो पहले लेयर है, जो वाटर का जो फर्स्ट लेयर है, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, उसका टेम्परेचर घटेगा। अब टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम, 4 डिग्री के बाद ना वॉल्यूम बढ़ेगा, गधा कहीं का, हम वही मेंशन थोड़ी कर रहे हैं। मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो 10 से 5 जब होगा तो क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम घट रहा होगा। वॉल्यूम घटना मतलब कि सरफेस का वाटर
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वॉल्यूम घट रहा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो बताओ अगर इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया नीचे वाला वाटर से तो इस पे ग्रेविटी लगेगा और ये नीचे चला जाएगा, और जो लेसर डेंसिटी वाला वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहां से जो सरफेस का वाटर था वो चला गया नीचे और नीचे वाला वाटर आ गया ऊपर। ऐसे ही धीरे 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 करते करते पूरे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। पूरे का टेम्परेचर कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आएगा, तब क्या होगा कि हमको पता है कि एनामेलस बिहेवियर में जैसे ही 4 डिग्री से नीचे आ रहा टेम्परेचर तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा, तो सरफेस का वॉल्यूम बढ़ना चाहेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के लिए क्या करेगा एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या एक्सपेंशन होना। वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, मतलब डेंसिटी का घट रहा है। डेंसिटी घट रहा है और नीचे का डेंसिटी से इसका डेंसिटी कम होगा, तो ये नीचे तो नहीं आएगा, ये ऊपर में ही रहेगा। तो जिसके कारण क्या होगा जैसे ही 4 डिग्री से अब नीचे जाएंगे 3 2 1 0, तो डेंसिटी घटने के कारण ये वाटर नीचे नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला वाटर वाटर ही रहेगा। तो देखते हैं ना कोल्ड कंट्रीज में क्या आता है, ऊपर में ऐसे बर्फ का एक लेयर जम जाता है और नीचे में वो एक्वाटिक लाइफ दिखता भी है ना, तो फिर वो एक्वाटिक लाइफ के लिए हेल्पफुल भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक्वाटिक लाइफ के लिए हेल्पफुल है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि विंटर्स में क्रॉप्स डेड हो जाते हैं, होता है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद हमको लगता है कैलोरीमेट्री पढ़े थे ना हम लोग। इसके बाद हम लोग, अच्छा नोट्स आप लोग के पास नहीं है ना, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या है, इट इज द स्टडी या फिर मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमेट्री बोलते हैं, और वहां पर जो डिवाइस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं थर्मोमीटर। मेजरमेंट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री, और यहां पे जो डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। ये बताया था कल हम लोग। कैलोरीमेट्री में पहला टर्म क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहला टर्म क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो बताओ मुस्कान क्या होता है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग एस से डिनोट किए थे। अरे फिजिक्स में नोट्स नहीं है मानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में तो पढ़ाया गया होगा ना, नहीं याद है? तुम बता बच्चा। एक केजी, एक केजी ऐसे क्या होता है? रुक जा देखते यार कौन कौन है। सब 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 मुंडी नीचे कर लिया है। सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, ऐसा हाल हो गया लोग का। ठीक है, मतलब हम समझ पा रहे तुम्हारे फीलिंग्स को, तुम वर्ड्स को कॉइन नहीं कर पा रही है ना, मतलब आता है पर हम बता नहीं पा रहे हैं, यही है ना। हिंदी में बोलो, एकदम ठेठ देहाती भाषा में बोलो, जैसे तुम बोल सकती है, बंगला उर्दू जो आता बोलो। लगा तुम आया था कल, चल बता। याद नहीं है, देखो याद नहीं है, किसको किसको याद है? याद है याद है याद है, चल बता बच्चा तुम बता। ठीक, बैठो बैठो बैठो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन किए थे कि यूनिट मास सब्सटेंस को, यूनिट मास सब्सटेंस मान लो है, उसका टेम्परेचर को हम लोग यूनिट डिग्री बढ़ाना है। कहने का मतलब कि एक मान लो 5 ग्राम का एक, सॉरी 5 ग्राम ले रहे हैं, 1 ग्राम का एक सब्सटेंस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर को बढ़ाकर हमको करना है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग देंगे उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या फिर यूनिट मास अप टू यूनिट डिग्री। सही है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट।
हम कल 2 एग्जाम्पल लिए थे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना था 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और एक हम लिए थे स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। कॉपर क्या होता है जी, Cu होता है ना। ये कितना लिए थे 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है और कॉपर का स्पेसिफिक हीट, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है मतलब 1 ग्राम पानी को हीट करने में हमको कितना एनर्जी देना पड़ा है, और 1 ग्राम कॉपर को हीट करने में हमको कितना देना पड़ रहा है। मतलब कॉपर बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और पानी लेट से हीट होगा। मतलब स्पेसिफिक हीट जिसका ज्यादा, वो ज्यादा लेट से हीट होगा या फिर कोल्ड होगा। जिसका ज्यादा वो एब्जॉर्ब हीट बहुत लेट से करेगा और रिलीज भी बहुत लेट से करेगा। तो कहने का मतलब अगर जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, वो फटक से हीट हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट जिसका कम वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसका ज्यादा वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहां तक हम लोग देख चुके थे। और फिर हम लोग आगे देखे थे इसी में कि स्पेसिफिक हीट में एक साथ हम एक्सप्रेशन भी निकाले थे ना, याद है किसी को स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन? मान लो एक डेल्टा एम है, सॉरी, हमको मान लो एक m ग्राम का सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाना है, उसका टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाना है। तो हम बोले थे कि जो हीट होगा वो प्रोपोर्शनल टू मास होगा और वही हीट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा। अगर इन दोनों को मिलाओ तो डेल्टा क्यू जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो गया m डेल्टा टी के, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए थे, एक कांस्टेंट लगा था, उसी को हम लोग बोल रहे थे एम एस डेल्टा टी, जहां पे एस क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना। और ये क्या होता है, ये होता है मटेरियल डिपेंडेंट या फिर मटेरियल का कांस्टेंट है, ये है ना। ये क्या है, ये है मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़े थे ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 मोल सब्सटेंस को हीट 1 डिग्री देने के लिए या फिर 1 डिग्री हीट बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ेगा उसी को हम क्या बोले थे, मोलर हीट कैपेसिटी। 1 मोल सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर हमको 1 डिग्री बढ़ाना है तब जो हम लोग अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोले थे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां से अगर हम हीट कैपेसिटी देखें तो कितना आया था, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, S इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आप लोग जान रहे हैं, गिवन वेट बाई। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग आगे क्या देखे थे, लेटेंट हीट देखे थे क्या, ये मोलर हीट तक तो देख लिए थे ना। अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। हमको लगता है कि लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा बहुत हम बताए थे आप लोग को, है ना। तो हम एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझा देते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। देखो क्या हो रहा, मान लो हम एक बॉडी लिए, इस बॉडी का ए नाम है और एक बॉडी लिए हैं। अच्छा रुक जाओ, इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कुछ T डिग्री था, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, हीट करना चालू किए। जैसे ही हीट किए तो थोड़े देर के बाद देखिए इसका टेम्परेचर T डिग्री प्लस मान लो कुछ 20 डिग्री से बढ़ गया। टेम्परेचर इसी बॉडी का 20 डिग्री से बढ़ गया। एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग किए कि एक हम लोग ले लिए आइस, इसको भी हम लोग फिर हीट किए। यहां पे मान लो ये सिर्फ वाटर ही था, कोई मटेरियल जो भी मानना मान सकते हो। आइस को हीट किए, इसको हम लोग हीट किए
और देखिए ये क्या बन गया, वाटर। आइस कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। वाटर भी तो 0 डिग्री पे हो सकता है। यहां पे देख रहे हैं कि जब हीट दे रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर गया, बढ़ गया। तो बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली कितना था, T डिग्री सेंटीग्रेड, अब कितना हो गया, T प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें देखें हीट दिए तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर गया, बढ़ गया। तो ये हीट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैसा हीट जो बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा दे, टेम्परेचर को चेंज कर दे या फिर बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन यहां देख रहे टेम्परेचर तो हम लोग, हीट तो हम लोग यहां पे दिए हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई डिफरेंस, बस स्टेट में डिफरेंस हो गया ना, सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो वैसा हीट जो स्टेट को चेंज कर दे, मैटर का स्टेट को चेंज कर दे, और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। देखो यहां पे भी 0 डिग्री, यहां पे भी, तो टेम्परेचर तो नहीं बदला। हम हीट दिए, हमको पता ही नहीं चलेगा। मान लो अनपढ़ आदमी रहते हैं हम लोग, हीट दिए, देख रहे अरे थर्मोमीटर डाले 0 डिग्री, बर्फ का भी था, पानी का भी 0 डिग्री है। बोला भैया हीट तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो हीट कहां जा रहा है, हीट बेसिकली इसका स्टेट को चेंज कर रहा है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ रहा है और उसको सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। इस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो कहीं भी अगर टेम्परेचर में राइज हो रहा होगा, टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा हीट देने से, तो वहां पे कौन सा हीट काम कर रहा है, स्पेसिफिक हीट। और वहां पे आप लोग निकाल सकते हैं स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बनता है वहां पे। अगर कहीं पे लेटेंट हीट हो रहा हो, ऐसा स्टेट चेंज सिर्फ हो रहा होगा, तब क्या करेंगे, तब लेटेंट हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं। लेटेंट हीट जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। तो यहां से क्या आ गया, Q इज इक्वल्स टू ml। अब मान लो कहीं पे क्वेश्चन ऐसा आया कि इतना टेम्परेचर हम दिए और इतना मास चेंज कर गया, मास दे दिया तुमको, इतना मास सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर गया, और तुमको लेटेंट हीट भी दिया हुआ है, तो तुम हीट एनर्जी निकाल लोगे, Q इज इक्वल्स टू m इंटू एल। ये लेटेंट हीट तुमको दिया हुआ रहेगा। अब लेटेंट हीट दो तरीके का हो रहा है। देखो तो यहां से आइस से क्या बन रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वाटर से वेपर बन जाए। तो आइस से जो वाटर, सॉलिड से जो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और वहां पे जो हीट का नाम होगा उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ। अगर स्टेट सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहा है तो वो कौन सा लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई दिक्कत, चलो आगे हम लोग एक और क्या पढ़े थे, शायद कैलोरीमेट्री पढ़े थे क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़े थे, वाटर इक्विवेलेंट पढ़े थे ना। चल बता, कौन बोला वाटर इक्विवेलेंट, अरे बता 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 बता, कौन बताएगी वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, हाथ खड़ा करो। क्या मैडम, और नोट्स भेजते तब ना पढ़ कर आते। तुम बताओ जी, हिंदी बांग्ला जो आता बोलो, हमको समझ में आता है। फॉर्मूला याद, फॉर्मूला हम पूछे, फॉर्मूला हम लिखवाए, फॉर्मूला हम पूछे, बस बताओ मीनिंग, बताओ मीनिंग। हाँ ठीक है, लगभग टूटा फूटा ठीक बोली है, बैठ जा। तुम बताओ जी। हाँ नहीं नहीं, उसके बगल, उसके बगल, उसको काला सेट, काला सेट कहा, तो क्या कर रहा है, बैग वैग देख के ऐसे करके बैठा हुआ खाली। हाँ यहाँ प्रवचन कथा चल रहा है, कथा। अरे तुम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ा कर जाके, अरे केमिस्ट्री में तो पढ़ाया गया ना वाटर इक्विवेलेंट, नहीं तो देखो क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट, बैठ जा। मान लो एक सब्सटेंस है, मान लो एक
सब्सटेंस जिसका मास कितना है m, इसका टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा टी से बढ़ाना है। एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना है m, इसका टेम्परेचर हमको कितना बढ़ाना है, डेल्टा टी से बढ़ाना है। और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग कितना हीट दिए, डेल्टा क्यू मान लो हम लोग हीट दिए, ठीक है। तो यहां पर जो डेल्टा क्यू होगा वो कितना होगा, m s डेल्टा टी। s क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, कोई दिक्कत। अब मान लो हम लोग वाटर लिए W वेट का, ठीक है, इसका भी टेम्परेचर हमको डेल्टा टी से ही चेंज करना है। जितना हमको टेम्परेचर यहां चेंज करना था, सेम टेम्परेचर अगर हमको वाटर का भी चेंज करना है तो हम लोग यहां पर भी कुछ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे। तो यहां पे डेल्टा क्यू क्या होगा, यहां पे डेल्टा क्यू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर W, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा। तो ये दो इक्वेशन आ गया ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या आएगा यहां पे, एम एस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू W एस W इंटू डेल्टा टी। देख डेल्टा टी से, सॉरी यहां पे कैपिटल टी लिख दिया ना, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को कैलोरी में लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी में क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अरे होता है ना। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को 1 पुट कर सकते हैं, है ना, इसका वैल्यू तो 1 होगा ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, m इंटू एस जो होगा वो W के बराबर होगा। तो ये क्या है, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या हो जा रहा है, m इंटू एस। तो वाटर इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का क्या होगा, उस सब्सटेंस का मास मल्टीप्लाइड बाय उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट। समझ में आया। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल सब्सटेंस। अगर हम तुमने से पूछे कि बताओ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आयरन, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ, तो कैसे निकालोगे, बोलोगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आयरन, तो लिख दो मास ऑफ आयरन इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, निकल जाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आयरन। कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग, अरे ये कौन सा कलर आ गया, टाइल्स आ गया जी। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोला था, हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू हीट, क्या होता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, ये था ना। अब मान लो क्या, कैसे हम समझाया था ना, इसका फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे ना। देखो हम दो बॉडी लिए थे, एक बॉडी ए था और एक बॉडी, ऐसा ले लेते हैं कुछ, एक बॉडी बी। इसका टेम्परेचर कितना है T1, इसका टेम्परेचर है T2, इसका मास कितना है M1, इसका मास M2, इसका स्पेसिफिक हीट S1 और इसका स्पेसिफिक हीट, और हम बोले थे कि T1 इज ग्रेटर देन, ये बोले थे ना। इन दोनों को जब टच करेंगे, कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तब क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर यहां से यहां फ्लो करेगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगा। तब और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो पहला बॉडी क्या किया, हीट लॉस, और दूसरा बॉडी क्या किया, हीट गेन किया। तो अगर हम तुमसे पूछे हीट लॉस्ट निकालो, वो कितना होगा, डेल्टा क्यू, वो क्या होता है एम एस डेल्टा टी, मास क्या है M1, पहला ऑब्जेक्ट देखो इसका मास क्या है, स्पेसिफिक हीट S1। अच्छा पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है हीट को लॉस किया ना, तो पहला इसका टेम्परेचर था T1, अब क्या हो गया है T, तो ये डेल्टा T क्या होगा, T1 माइनस ऑफ T। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे, हीट
गेन ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू M2 S2 T माइनस टी नॉट। कहा पहले टेम्परेचर इसका था, अभी सॉरी रुको, अभी टेम्परेचर इसका हो गया टी और पहले था कितना, अभी बढ़ गया ना, गेन कर लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा टी माइनस ऑफ T2। और फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लोग बोल सकते हैं M1 S1 T1 माइनस टी इज इक्वल्स टू M2 S2 T माइनस ऑफ T2, है ना। कल कॉपी में बता रही थी सब, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहां तक हो चुका था ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे ट्रांसफर ऑफ हीट। अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बनाओ क्या तुम लोग, लेटेंट हीट पे एक क्वेश्चन दे दे क्या, कि लास्ट में देंगे होमवर्क। अच्छा लास्ट में बनवाएंगे, लास्ट में, ठीक है लास्ट में बनवाएंगे, अभी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। क्या हो गया, दिक्कत है? अरे तुम लोग खाना वाना खा के आइए ना तुम लोग। नहीं 10 बजे बुलाए थे क्लास, मैस में खाना खत्म हो गया, काहे तुम सो को नहीं उठी थी क्या? अरे भैया पूरा मैस का खाना 2 आदमी खा जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हैं? देख के तो नहीं लग रहा है पूरा मैस से खाना खा गई तो। अरे कुछ बचा देती बेचारी के लिए, देखो उसका मुंह उतरा उतरा लग रहा है, अब रो देगी लग रहा है। अब पानी है हम लोग इंस्टीट्यूट में, पानी पीना है तो बोलो। तुम लोग भी खाना खा के नहीं आई क्या? आई है तो ऐसे मरी हुए टाइप में काहे बैठी हुई हो, थोड़ा जिंदा दिखो। खाना खा के आइए तुम पक्का? क्या खाई? वाह मत नाम बता, हमको लालच आ जाएगा। चलो अब हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं। जहां पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहां पे क्या होगा, हीट का। जहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हीट का ट्रांसफर होगा। अब 3 ठो मेन मोड्स है हीट ट्रांसफर का, 3 मेन मोड्स है। क्या क्या है आप लोग देखिए होंगे शायद। पहला होता है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, दूसरा है हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन और तीसरा है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ये तीनों हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। अब देखो बेसिकली जो कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफर होता है ना, वो ज्यादातर सॉलिड्स में देखा गया है। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन किसमें होता है? सॉलिड्स में मेनली होता है, ठीक है। देखो कैसे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड ऑफ रॉड टू अनदर एंड ऑफ रॉड विदाउट द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। अरे समझ में आया अंग्रेजी? कहने का मतलब देखो, देखो मान ले एक हम रॉड लिए, इस रॉड को हम लोग यहां पे हीट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसका मान लो टेम्परेचर क्या हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, फिर यहां गए ये कुछ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहां गए कुछ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहां गए कुछ 20 डिग्री। हम लोग देखते हैं ना रॉड का एक एंड को हीट करते हैं तो धीरे 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 उसका लास्ट एंड तक हीट ट्रेवल कर जाता है। अरे कभी तुम लोग खाना वाना बनाया है? छोलनी क्या बोलते हैं इसको? अरे जिससे वो सब्जी चलाते हैं छोलनी बोलते हैं ना, और जिसे निकालते हैं क्या बोलते हैं? कलछुल, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। अगर उसको बहुत देर तक भूंजते रहो तो क्या होता है, अगर खराब क्वालिटी का है तो हीट ट्रांसफर करके लास्ट एंड तक आ जाता है, होता है ना। और वहीं अगर लकड़ी से करते हैं, अरे छोलनी लकड़ी वाला भी तो आता है ना, उससे करते तो हीट नहीं आता है। क्या है, लकड़ी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू। समझ में आया? हम लोग देखते हैं कि अब देखो उसमें भी हीट का ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब एक रेंज, जिधर एंड से तुम चला रही हो
वहां पर टच करोगे तो क्या होगा, और लास्ट हीट पे कम। तो हीट का एक रेंज मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट ग्रेडियंट। तो कहीं किसी चीज को जलाते हैं तो कहीं पे कलर चेंज मिलता है। अरे लोहार के घर कभी गए हो, वो जो हीट करता है तो देखना जहाँ पे हीट कर रहा होता है ना पूरा पूरा रेड होता है एकदम, उसके बाद धीरे 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 उसका रेडिश खत्म हो जाता है। उसी तरह हीट की तरह भी होगा, जहाँ पर हम लोग हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर, उस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत, एक्चुअली में तो ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि यहाँ का पार्टिकल हीट हो गया अब उठ के यहाँ चला गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग हीट किसको दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ का पार्टिकल को। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है उसको हीट एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला तब वो वाइब्रेट करने लगा, वो हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वाइब्रेट करेगा तो अपना नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, और ऐसे ही धीरे 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 पूरे मॉलिक्यूल्स में वो एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीटिंग बाय ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन। समझ में आया? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन क्या होता है कि हीट का तो ट्रांसफर जो हो रहा है वो एक बॉडी से, देखो वन एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हुआ हीट का, लेकिन विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। हीटेड पार्टिकल्स का यहां कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो मान लो इसका कुछ एक एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है किताब में, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो, इसी में चेंज कर देते हैं, फिगर बना देते बढ़िया से। देखो मान लो एक तुम रॉड लिए, इस रॉड का यहां का टेम्परेचर है T1 और यहां का टेम्परेचर है, इस रॉड का, अरे दिख नहीं रहा ना यूनिफॉर्म, बस मान लेना कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और इसका लेंथ जो है वो कितना है। मान लो इस रॉड को तुम लोग कुछ टी टाइम, कितना टाइम तक, टी टाइम तक तुम लोग हीट किए, तो टी टाइम तक हीट करोगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगा, है ना जी। तो बताओ यहां से यहां कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, कितना हीट एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, वो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखा गया कि जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ ना वो प्रोपोर्शनल टू एरिया था, मतलब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा वो हीट हुआ, हीट ज्यादा हुआ, वो ज्यादा हीट होगा तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना। फिर देखा गया कि यही जो हीट है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के डिफरेंस के। अब हम बोल रहे हैं ये T1 क्या है, ग्रेटर देन T2। अरे यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ना यहां से वहां जाएगा, हीट कैसे फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर टू। तो हम लोग देखें कि जो Q जो है वो प्रोपोर्शनल है T1 माइनस T2 के। फिर हम लोग देखें कि जो हीट एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के, जितना देर तक तुम लोग हीट करोगे उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। फिर हम लोग देखें कि डेल्टा Q जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। अब यहां से वहां तक रॉड ले लिए, अब हीट किए जा रहे वहां तक हीट पहुंचा ही नहीं, हीट वहां तक नहीं पहुंचा। तो लेंथ के क्या प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। ज्यादा लंबा रॉड ले लोगे तो हीट नहीं पहुंचेगा, छोटा रॉड लेगे तो हीट पहुंच जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, सबको मिला दे तो क्या ले सकते हैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 इंटू T बाई L। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं K, A T1 माइनस ऑफ T2 इंटू T बाई इतना हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ इस एंड से इस एंड पे। समझ में आया? फास्ट तो नहीं लगा, अब इससे ज्यादा स्लो नहीं कर सकते। बुझ गया? पक्का? छापो फटाक से, एकदम जल्दी सा। ऑनलाइन वाले का क्या हाल है? अच्छा लाइव नहीं किए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं।
ठीक है, समझ में आया ना जी तुम लोगों को? Q किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के। Q किसके प्रोपोर्शनल है? डिफरेंस इन टेम्परेचर के। Q किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम, जितना समय के लिए हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, और Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इन तीनों को मिलाए तो A T1 माइनस T2 इंटू टी बाई एल आ गया, और वहां पे एक कांस्टेंट आया है, वो कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसके को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा ना वो क्या है? मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है? मटेरियल कांस्टेंट है। चलो जल्दी से यहां तक उतारो। कल से छुट्टी, मतलब आज से ही छुट्टी है, ये लास्ट क्लास चल रहा है। आप लोग ग्रुप में मैसेज नहीं गया होगा छुट्टी का, अब जाएगा इस क्लास के बाद। बहुत बढ़िया लगा इतना लोग आए, हमको तो उम्मीद नहीं था कि इतना लोग भी आएगा, लेकिन बढ़िया बात है, जो साल भर बच्चा पढ़ता है ना वो क्लास एब्सेंट नहीं करता है। और 1-1.5 घंटा का क्लास करने में क्या ही जाता है, इतना तो तुम लोग इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल करके इससे ज्यादा ही बिता देती होगी, है ना जी? यहाँ पे किसका कौन कौन है जो इंस्टाग्राम डेली चलाता है? अब ये लोग बोल रहे हैं सर क्या ही पूछ रहे हो, तो जिंदगी है, अब डेली चलाने के बाद पूछ रहे हैं। सब चलाती है ना? वेरी गुड। किसके 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 पास स्मार्टफोन नहीं है? सबके पास होगा। अपना स्मार्टफोन नहीं है, तुम घर में रहती होगी इसलिए नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मतलब अपना है, अपना वाला छोड़ के घर वाले लेकर आई है। अच्छा, मतलब घर वाला किसका है, किसके पास रहता है वो मोबाइल? क्योंकि मम्मी के पास जो मोबाइल होता है ना वो मम्मी का नहीं होता है, वो बस एक टैग लगा होता है मम्मी का मोबाइल है। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए यहीं पे एक और टर्म को हम डिफाइन करते हैं, हीट करंट। क्या? हीट करंट। तो हीट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हीट करंट, या फिर रेट ऑफ हीट। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हीट करंट। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? हीट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। या अब हम लोग दिख रहा ना Q इज इक्वल टू समथिंग, कुछ टी के टर्म में भी दिख रहा है। तो हीट करंट या फिर रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे कि अगर हम लोग Q बाई टी लिख दे कि कितना हो जाएगा, K इंटू ए इंटू T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइड बाई, इसी Q बाई टी को हम लोग डिनोट करते हैं H से, और इसी H को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया रेट का फॉर्मूला? H इज इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 बाई एल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रेट समझ में आ गया? चलो फट छापो। देखो यहाँ पे मैसेज खुला हुआ है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गया, किस वाले बैच में गया ये? अच्छा, विंग बी का ऑफिस वाला में चला गया, अब यहीं से हम भेज देंगे तुम लोग को। ओ दिखाई नहीं दे रहा, अब दे रहा? आप लोग का 4 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा ना 12 का, 3 दिन ऐश कर लो, क्या आराम की जिंदगी। कॉलेज छुट्टी नहीं दिया है? अरे बहुत घटिया कॉलेज में पढ़ती है।
मड़वारी कॉलेज में पढ़ो, फिर देखो कितना छुट्टी होगा। बोलेगा कॉलेज वाला बुलाता क्यों नहीं है। आगे बढ़े। ये हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, हीट ट्रांसफर बाय कन्विक्शन। हीट ट्रांसफर बाय कन्विक्शन। तो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन में हम लोग देख रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा था, लेकिन हीटेड पार्टिकल्स एक्चुअली मूव। इसका जस्ट उल्टा होता है हीट ट्रांसफर बाय कन्विक्शन में, कि हीट का ट्रांसफर होगा बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड। ठीक है, हीट का मूवमेंट होगा बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ऐसा कोई एग्जांपल याद आ रहा है जहां पे हीट ट्रांसफर बाय कन्विक्शन होता है? नहीं आ रहा? वेरी गुड। पानी गर्म। और दूसरा, अरे लोग समुद्र पे बैठे रहते हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज का नाम सुने? अभी दिखाते हैं, वहां पे भी क्या होता है, कन्विक्शन होता है। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है कि मान लो एक बीकर लिए, इस बीकर को हम लोग हीट करना चालू किए। इस बीकर में क्या है, हम लोग का एक वाटर है। जैसे ही हीट करेंगे तो सबसे पहले इसका ये वाला सरफेस हीट होगा, इस वाले सरफेस के कांटेक्ट में जो वाटर है वो हीट हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि कभी भी हीट करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, तो ये वाटर का वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा और डेंसिटी घटेगा। अब यहाँ का डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ का डेंसिटी, तो ये वाला गर्म पानी उठ के ऊपर चला जाएगा। चला गया ना उठ के? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये पानी उठ के ऐसे ऊपर जाएगा, और यहाँ का जो कोल्ड वाटर है वो फिर ये हीट होगा, फिर ये जाएगा ऊपर, फिर आएगा नीचे। ठीक है, हीट होगा। समझ में? अरे हंस क्या रही है? हाँ बोलो बोलो, कुछ फनी चीज दिखा क्या इसमें? किसी चेहरा वाला बन गया क्या? किसे चेहरा बना? अरे ये लोग क्या क्या सोच के हंस रही है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ना, हीट ट्रांसफर बाय कन्विक्शन में क्या हो रहा है कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ हीटेड पार्टिकल्स हो रहा है। जो नेचुरल फिनोमेना होता है ना, उसमें ग्रेविटी एक रोल प्ले करता है। अभी हम लोग देखेंगे नेचुरल फिनोमेना भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है, वो दिखाते हैं। देखो कौन कौन गया यहाँ पे समुद्र? अरे कोई गया यहाँ पे? अरे कहाँ गई थी तुम लोग? अरे ये तो घटिया जगह है, उसको समुद्र नहीं बोलते, उसको कीचड़ वाला तालाब बोलते हैं। अब बहुत गंदा हो गया। कब गई थी तुम लोग पूरी? बहुत गंदा हो गया है समुद्र। वैसा कोई गोवा कोई गया है यहाँ पे क्या? तुम लोग गए? चल देख क्या होता है। देख ये मान ले सी लेवल है, ठीक है, ये क्या है, सी लेवल है, और ये है लैंड। बढ़िया बना है। इधर लगाते पेड़ पौधा। यहां पे मान लो दो प्रेमी जोड़ाएं बैठी है, ठीक है, और दिन का समय है। ठीक है, अरे ये क्या आ गया? ठीक है, डे टाइम में टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज्यादा होता है और स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड कम होता है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर लैंड बहुत जल्दी गर्म होगा तो यहाँ का एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑफ एयर होगा वो क्या होगा, और इसके करीब जो टेम्परेचर ऑफ एयर होगा वो कम होगा। मतलब ये इसको गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा और ये फट से गर्म हो जाएगा। अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ से एयर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा ना जी। टेम्परेचर बढ़ने से एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब हल्का हो जाएगा, वो हल्का होकर कहाँ जाएगा। अच्छा, ये जगह तो खाली हो गया, यहाँ पे कौन आएगा, हल्का हवा आएगा कि भारी वाला हवा आएगा? तो भारी वाला हवा तो इधर है ना, तो एकदम इधर से आएगा ऐसे, और इन लोगों का बाल ऐसे उड़ा देगा उधर जाके, है ना, ऐसे आएगा।
तो ये देखो, तो ब्रिज कहां से कहां आ रहा है, सी से लैंड की तरफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी ब्रिज। क्यों आ रहा, समझ में आया? यहां पे भी क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, गर्म हवा ऊपर उठा, ठंडा हवा, हाँ हुआ ना जी। अब जस्ट इसका उल्टा होगा कब, जब रात का समय होगा। रात का समय में क्या होगा, बताओ, रात के समय में क्या होगा? अरे रात का समय सूरज की जगह चांद होगा, है ना? अब ये तो नहीं रहेगा ना जी, ये तो डे समय में था ना, यही होगा ना, सूरज के चांद आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा कि अब ये हीट तो हो गया है, अब इसको ठंडा होने में भी समय लगेगा। तो रात के समय में यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहां का टेम्परेचर कम होगा। तो अगर यहां का टेम्परेचर ज्यादा तो ये सब विंड ऊपर जाएगा और यहां का टेम्परेचर कम है, तो ये अब जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसको भरने के लिए सराउंडिंग से हवा आएगा, ये इधर मूव करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंड ब्रिज। अब इन लोगों का जो बाल है इधर के मुड़ जाएगा। अरे तुम लोग वही तो, कभी जाओ समुद्र जाओ, देखो ऐसा पेयर्स में लोग बैठे रहते हैं 24-24 घंटा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये क्या प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। यहां पे ट्रांसफर ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल एक्चुअली में हो रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। अब लास्ट है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। कंडक्शन में देखिए कि हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा था। कंडक्शन में जो है हीट ट्रांसफर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा था। कन्वेक्शन में देख रहे हैं कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है। रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन में जो हीट होगा उसमें मान लो एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। मान लो अंगीठी, अंगीठी, अरे गांव में गोईठा जला के देखते हो वैसे, तो क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ बोरसी, वेरी गुड, तू मेरा गांव से है भाई, बोरसी एकदम बिहार से है वो, बोरसी जलाते हैं। तो अब देखो बोरसी का भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। बोरसी के ऊपर का एयर गर्म होगा तो उसको ऊपर जाके हम लोग को बगल से ठंडा हवा आना चाहिए था, तो हम लोग को तो ठंडा लगना चाहिए था ना, पर हम लोग तो गर्म लगता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। तो वहां पे क्या होता है ना, रेडिएशन के कारण हम लोग को वार्म फील होता है। रेडिएशन क्या है, तो जब थर्मल रेडिएशन मतलब हीट रेडिएशन जो आता है वो जो है ना मीडियम का इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम से इंडिपेंडेंट। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, सूरज हम लोग से कितना दूर है, सन हम लोग से बहुत ज्यादा दूर है, बीच में वैक्यूम है ना, दूर है ना, कितना दूर है जी, तो हाथ से बोलता बहुत दूर है, फिर भी हम लोग गर्म फील हो रहा है ना, जबकि बीच में तो वैक्यूम है, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर जा रहा है। तो जो हीट रेडिएशंस होता है या फिर रेडिएशंस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। रेडिएशन क्या होते हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 में पढ़े होगे तुम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पढ़े होगे, पढ़े हो ना। तो जो हीट रेडिएशन है, रेडिएशन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जो मीडियम से इंडिपेंडेंट हो, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो रेडिएशन जिससे हम लोग को सेंस ऑफ हीट जो फील होता है वो जो है इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। कहां लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन कहने का मतलब जिसका वेवलेंथ 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर से लेकर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर तक हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रीजन। थोड़ा देख लेना, वैल्यू हो सकता है गलत गलत हो, ठीक है। किसी अगर वेवलेंथ, रेडिएशन का वेवलेंथ इस रेंज में है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन वो रीजन है जो हम लोग से विजिबल आई से देखना पॉसिबल नहीं है, मतलब इनविजिबल रीजन भी बोलते हैं इसको ना। इंफ्रारेड रीजन को क्या बोलते हैं, इनविजिबल रीजन भी बोलते हैं। तो हीटिंग बाय जो रेडिएशन हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो रेडिएशन निकल रहा है वो कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स के टर्म में फॉर्म में आ रहा है और हम लोग एक सेंस ऑफ हीट या सेंस ऑफ वार्म दे रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीटिंग बाय रेडिएशन। अब इसको मेजर करने का 2-3 तरीका है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आप लोग कोर्स में शायद नहीं है। एक को बोलते, पर हम पढ़ा दे रहे, एक को बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। कोई देखा है विंस डिस्प्लेसमेंट? कोई पढ़े हो? नहीं नहीं नहीं। एक होता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक होता है स्टीफेंस लॉ। दो लॉ होता है, एक को बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक को बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। अब ये दोनों पढ़ने से पहले एक ब्लैक बॉडी के बारे में जानते हैं। ब्लैक बॉडी के बारे में जानते हैं आप लोग? ब्लैक बॉडी के बारे में, जरा जो काला हो वो नहीं, ब्लैक बॉडी काला हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो बॉडी जो अपने अंदर से सारे तरह का वेवलेंथ या रेडिएशन को इमिट करे या फिर एब्जॉर्ब करे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगा? जो सारे तरीके को रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता हो और सारे रेडिएशन को इमिट भी कर सकता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और उससे जो रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब जो रेडिएशन इमिट हुआ, एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ते हैं स्टीफेंस लॉ में। स्टीफेंस लॉ बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहने का मतलब स्टीफेंस लॉ हम लोग पढ़ रहे, ठीक है? अरे हम भूल जा रहे हैं कि लाइव चल रहा है और मुंह बैठ जा रहे हैं। तो लोग दिख रहा है बोर्ड पास कोई नहीं है, कौन बोल रहा है? देखो यहाँ पे, अरे क्या चल रहा है ये? लिखोगे तुम लोग क्या? अरे स्टीफेंस का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। स्टीफेंस लॉ ये बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट, मतलब कि E इज प्रोपोर्शनल टू, अरे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया is directly proportional to absolute temperature to the power E is proportional to T to the power। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक कांस्टेंट लगता है सिग्मा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीफेंस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीफेंस कांस्टेंट। इसका कुछ वैल्यू होता है, वैल्यू हमको एग्जैक्ट याद नहीं, रुको हम लिखवा देते हैं। स्टीफन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। ये होता है स्टीफन कांस्टेंट। क्या बोला स्टीफेंस लॉ क्या बोला? The amount of heat energy emitted per second per unit area is directly proportional to the absolute temperature to the power 4 of that body। उस बॉडी के टेम्परेचर का पावर 4, और यहां पे सिग्मा का क्या है वैल्यू? 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, अब अगला जो लॉ है उसको बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है कि जो रेडिएशन इमिट हुआ, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी था उसका जो वेवलेंथ होगा, मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या? मैक्सिमम वेवलेंथ, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ
ऑफ इमिटेड, अरे रेडिएशन लिख रहे हैं, ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज, जो लैम्डा मैक्सिमम होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर कम होगा बॉडी का उतना ही मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होगा। तो लैम्डा मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं B। तो ये क्या हो जाएगा, B/, ये B क्या है, तो ये है विन्स कांस्टेंट। ये क्या है, विन्स कांस्टेंट, WEINS, विन्स कांस्टेंट। उस B का भी वैल्यू है, हम नोट्स में दे दिए, ठीक है। उस B का भी वैल्यू है, उस B का वैल्यू जो होता है वो होता है 2.8 इंटू 10⁻³ 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। टू 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। देखो ना, ये B अगर इसका SI यूनिट निकालोगी तो B इज इक्वल टू लैम्डा इंटू T होगा ना। तो लैम्डा क्या होता है, मीटर, और T क्या होता है, टेम्परेचर, केल्विन हो जाएगा। क्या हो गया, चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं, जाना है, बस बस छोड़ दे रहे हो, बस हो गया। एक आखिरी टॉपिक, छोटा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो सोचे पढ़ा देते हैं। ऐसे देखो एग्जाम में इतना कुछ तो तुम लोगों को पूछेगा नहीं, एग्जाम में तो MCQ होने वाला है ना जी तुम लोग का। तो बस ये सब फॉर्मूला खाली याद रखना कि कहीं रिलेशन कुछ पूछ दे, कहीं कुछ पूछ दे। 3-4 नंबर का तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, कुछ नहीं तो 2-3 नंबर तो पक्का ही है। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला को बाहर जाकर वाला नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल तो भूले जाओ, नहीं आएगा। सिंपल अगर न्यूमेरिकल आएगा इस पे तो ये लोग तुम्हें बनाने आना चाहिए ना। लैम्डा मैक्सिमम निकालने बोले, टेम्परेचर दिया हुआ है तो 1/T करके निकाल लो, B का वैल्यू याद रखना सिर्फ, ठीक है। अरे JCRT वाला जो क्वेश्चन बैंक निकाला है ना उससे पढ़ लो, उससे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, हम एक और ऑसिलेशन पढ़ा था ना हम, उसका सारा क्वेश्चन बन गया, उससे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, सब फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बताओ, किसी को पता, हंस रहा है तुम, बताओ क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नहीं पता, क्या हंस रहा है। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग जो होगा, रेट ऑफ, वो प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी और सराउंडिंग का। एक कप हम चाय लिए, चल गए साउथ अफ्रीका, ऐसे चल गए कन्याकुमारी चले गए जहाँ पूरा गर्मी का दिन है अभी, ठीक है। जो चाय है थोड़ा लेट से ठंडा होगा, और वही कप चाय को लेकर चल गए अंटार्कटिका, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, चाय और सराउंडिंग के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट बोल रहा है, रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब कि dQ/dt के बारे में बात कर रहा है ना। कूल हो रहा है मतलब हीट कम हो रहा है, तो -n लगा सकते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ, इसी क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ। तो माइनस ऑफ dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू T0 माइनस ऑफ Ts। समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत, कुछ समझने में तकलीफ है तो पूछ लो एक बार। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और TO है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
बाकी हम बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग से आप लोगों को भेज दे रहे हैं अभी नोट्स। कल ही फिजिक्स का एग्जाम है तो आज पढ़ लो बढ़िया से। परसों है? अच्छा कल तो इंग्लिश है ना, तो पढ़कर जब टाइम मिलेगा उसमें अपना ये नोट्स कॉपी में कर लेना, ठीक है। पेज का नोट्स भुला जाता है, ठीक है ना, तो कॉपी में कर लेना। उससे क्या होगा ना, एक बार फिर से पढ़ लो, कॉपी में जब भी नोट्स उतारा ना तो एक बार कोई बुक भी रीडिंग कर लेना, HC वर्मा या फिर NCERT कोई भी बुक रीडिंग कर लेना। उससे और भी यहाँ से और भी पढ़ाया जा सकता है। अगर हम क्वेश्चन वगैरह करवाते थोड़ा लेवल का तो और भी थ्योरी को डेवलप किया जा सकता है, पर उतना भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक बार पढ़ना, लेकिन अब इतना पढ़ लियो आप लोग कि उसके अगल बगल का चीज अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार कोशिश करना। चलो बाय, छुट्टी।